अच्छा, अब कहानी इस तरह से है कि जो मूवमेंट ऑफ द स्टार्स होते हैं ये बेसिकली कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, हम इसको कॉस्मोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं, सही। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि भाई मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुई, यूनिवर्स के अंदर मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुई, राइट। सो थ्योरीज ये कहती हैं कि भाई आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी, आफ्टर द बिग बैंग आपके पास जो है ना वो ईच एंड एवरीथिंग वो फॉर्म हुई, और फिर वो जो है ना सब चीज़ें क्रिएट होके और फिर वो मूव होने लगी, राइट। दिस इज एक्चुअली द थ्योरी, ओके। क्योंकि ये कभी प्रूव नहीं हो सकती, इट इज़ जस्ट रिलेटेड विद द कैलकुलेशन, एंड इट हैज़ लाइक नथिंग टू डू विद द एक्चुअल लाइफ, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये सही है गलत है, राइट। So we generally says कि if you have the universe and if it is created, then there should be some creator, okay, and that creator is basically creating each and everything out, right. So whether he created the universe out of the explosion or out of anything else, that depends upon the creator, okay. But हमारा ये belief है कि like everyone should have a belief that if something is created, so there should be a creator behind it, right. Common sense ये कहता है, सही है। so कोई भी चीज़ खुद से नहीं बन सकती, right. But जो scientific calculation है, that leads us to a point where we say कि भाई from a singularity there was an explosion, and that explosion causes everything to come into being, okay. But if you think logically, so the logic says if whether it is explosion or something else, there should be from that creator who created everything else. फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से चलें, थ्योरी के हिसाब से सर आप कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की बात कर रहे थे। किसमें? वो जो आपने रेजिड्यू कहा था बिग बैंग का। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ओके ओके। ओके। सो अब यहाँ पे जो है हमारे पास, सही। सो यहाँ पे हमारे पास अब जो बिग बैंग थ्योरी हुई, यानी जो बिग बैंग हुआ, जो एक्सप्लोजन हुई, एक्सप्लोजन से पहले बेसिकली हमारे पास एक सिंगुलैरिटी, एक बहुत हाई डेंसिटी, एक बहुत इन्फिनिट टेम्परेचर वाला एक सब्सटेंस था दैट एक्सप्लोड्स। और जब वो एक्सप्लोड हुआ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, राइट। एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन द टेम्परेचर वाज अप्रॉक्सीमेटली टू द पावर ऑफ आई थिंक 40 और समथिंग, 40 35 40, राइट, केल्विन। सो इतना ज़्यादा टेम्परेचर था, एंड आफ्टर द नेक्स्ट सेकेंड ऑफ द क्रिएशन वो टेम्परेचर बहुत कम होके -10 पे आ गया, एक्सपोनेंट 10 पे आ गया, सही। एंड देन सो ऑन वो कूल डाउन होता रहा, राइट। अब तुम्हें ये पता है कि भाई जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास रेडिएशन जनरेट हुई, राइट। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ एक्सप्लोड हो रही है तो उसके अंदर एनर्जी निकल रही है, राइट। और वो एनर्जी जो होती है वो क्या, वो इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर होती है, राइट। सो वो इंफ्रारेड रेडिएशन पूरे स्पेस के अंदर फैल गई। एंड वो इंफ्रारेड रेडिएशन जब हम तक ट्रैवल होके आई, तो वो बेसिकली इंफ्रारेड से शिफ्ट होके, मतलब वो शिफ्ट होते होते जो है वो इंफ्रारेड से माइक्रोवेव के रीजन में आ गई, राइट। तो अब हम उसको ये कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, राइट। जो कि पहले इंफ्रारेड थी एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, या एट द टाइम ऑफ द हाई टेम्परेचर, राइट। वो एक्सप्लोजन के बाद जो है वो यहाँ पे आ गई। सही हो गया। तो ये हमने हमने बात की। अच्छा, अब हमारे पास अम, जो बिग बैंग, हमें सिर्फ बिग बैंग से थोड़ा बहुत रिलेट करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो थोड़ा बहुत हमें रिलेट करना है कि जो मूवमेंट ऑफ द स्टार्स है वो किस तरह से हो रही है, राइट। ऑल्दो हमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की तरफ नहीं जाना कि टेम्परेचर कितना था, पार्टिकल किस तरह से, जैसे जैसे कूल डाउन हुआ वैसे वैसे पार्टिकल क्रिएट होने लगे, राइट। सो हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें बस सिर्फ ये देखना है कि भाई मूवमेंट किस तरह से हो रही है, राइट। सो व्हेन ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट फॉर्मिंग, तो आपके पास जो है सब दूर जा रही थी, एक दूसरे से अवे जा रही थी बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, राइट। एंड ऐसा ऐसा चूंकि टेम्परेचर कूल डाउन होता गया तो उनकी मूवमेंट भी स्लो होते गए, बट दे आर स्टिल मूविंग, ईच एंड एवरीथिंग इज स्टिल मूविंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, राइट। सो ये आपके पास जो है ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। अब अगर हमें इन चीज़ों को रिलेट करना है कि भाई अगर हमारे पास इफ समथिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, देन हाउ कैन वी नो, how can we able to calculate the retardation of that, sorry, not retardation, receding
द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस, राइट, कि कितना दूर, किस स्पीड से दूर जा रहा है, राइट, कि इसका रिसेशन कितना आ रहा है, रिसेशन वेलोसिटी क्या है, वगैरह वगैरह, सही। सो उसके लिए जो है हम सबसे पहले तो एक हबल्स लॉ लिखते हैं, सही है, और उस हबल्स लॉ से जो है ना वो हम चीज़ों को रिलेट करते हैं, सही है। सो आ जाओ भाई, लेट्स स्टार्ट विद इट। हबल्स लॉ, right? So the Hubble's law says that आपके पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो velocity है, mainly the recessional velocity with which the object is moving away from us, is basically going to be directly proportional to the distance. Okay, so okay, so हम ये कहते हैं कि भाई the recessional recessional velocity, recessional means like if something is moving away. Okay, so the recessional velocity of the object is directly proportional to the separation, or directly proportional with the distance. Okay, जिसको हम कहते हैं, अगर हम इसको फॉर्मूला लिखें, सो रिसेक्शनल वेलोसिटी v is directly proportional to the distance or separation, right, with which it is moving away from us, right. So ये हमारे पास जो है वो इसकी रिसेक्शनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, इसका फार्मूला होता है, सही। और अगर हम इस रिसेशनल वेलोसिटी को रिलेट करें, तो अगर हम इक्वालिटी के साइन को लगाएं, सो v इज इक्वल्स टू एच नॉट टाइम्स डी, ओके, एच नॉट टाइम्स डी, एंड एच नॉट इज गोइंग टू बी द हबल्स कांस्टेंट, राइट। एडविन हबल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो डिफरेंट गैलेक्सीज को, तकरीबन आई थिंक different objects को, different galaxies को, they were like some 1500 or 1300 galaxies were there, और like so, कि जिनको जो है ना वो उन्होंने उनका डाटा लेके उनको कैलकुलेट किया था और उनका ग्राफ प्लॉट किया, राइट। सो they found that, like the team found that the relation was directly proportional, okay। सो अच्छा, हबल्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 2.1618 एक्सपोनेंट -18 होती है, राइट। एंड ये आपको गिवन होगी पेपर में, पर सेकंड के अंदर होती है, ओके। सो ये आपके पास जो है हबल्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, सही है। इसकी इसका एक और यूनिट भी होता है, सही है, और वो यूनिट आपके पास जो है हबल्स कांस्टेंट का होता है 70 किलोमीटर्स पर सेकंड पर मेगा पर सेक, सही। ये क्या होता है, आई एक्सप्लेन, ओके। किलोमीटर पर सेकंड तुम्हें समझ में आ रहा होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी। मेगा पारसेक इज द यूनिट, अनदर यूनिट फॉर डिस्टेंस, ओके। आई एक्सप्लेन कि क्या होता है, सही। सो ये हमारे पास जो है ना हबल्स लॉ ये कहते हैं, राइट। अच्छा, और इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो, सो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ आपके पास बन जाएगा लाइक दैट। सो इसका ग्राफ आपके पास, इफ़ यू हैव द इफ़ यू आर प्लॉटिंग v in meters per second on the y axis and d on the x-axis, so it looks like this, okay. And the gradient of this graph is going to be, uh, Hubble's constant is not, okay। सो ये हमारे पास होता है। अच्छा, बाय द वे, ये जो एच नॉट है, ये बेसिकली अगर हम इसको हम इसका रेसिप्रोकल लें, राइट, सो जो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आएगा वो हमारे पास
ओके, जो इसका रेसिप्रोकल आएगा वो हमारे पास जो है ना टाइम के बारे में बता देगा, एंड दैट इज बेसिकली द एज ऑफ द यूनिवर्स। ओके, सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एज ऑफ द यूनिवर्स, सो एज ऑफ द यूनिवर्स, सो तुम कर दो 1/द हबल्स कांस्टेंट, ओके, विच इज 2.18 एक्सपोनेंट -18। ओके, सो तुम्हें जब तुम एज ऑफ द यूनिवर्स निकालोगे तो तुम्हारे पास जो है वो वैल्यू आएगी, वो आपके पास आ जाएगी तकरीबन 13.9 एक्सपोनेंट 9। ओके, ये 13.9 बिलियन ईयर्स, राइट। ये तुम्हारे पास जो है वो एज ऑफ द यूनिवर्स आ जाएगा। सही। तो बिलियन ईयर्स, ओके। सो यहाँ से आपके पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। ओके, अच्छा। अब आपके पास ये हो गया। सो ये इसको जो है, अच्छा, ये तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई हमारे पास जो है अगर कोई चीज़ मूव हो रही है तो उसकी हमने पहले तो फार्मूला देख लिया कि भाई वो किस तरह से मूव हो रही है, राइट। अब यहाँ से आगे हमें ये देखना है कि भाई इफ़ समथिंग इज मूविंग देन हाउ कैन वी से इज इट अवे, इज इट मूविंग अवे फ्रॉम अस और इज इट मूविंग टुवर्ड अस, क्या सीन है, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए वी यूज़ द डॉपलर इफेक्ट टेक्निक। ओके, और डॉपलर इफेक्ट हम करके देख लेते हैं कि भाई वो हमसे दूर जा रहा है या हमसे करीब आ रहा है, राइट। बट दिस टाइम हम डॉपलर्स इफेक्ट करते हैं, ये डॉपलर शिफ्ट लेते हैं लाइट की फॉर्म में। ओके, सो थोड़ा सा अगर तुम कॉन्सेप्ट याद करो, डॉपलर्स इफेक्ट का है किसी को सेंस, याद है, भूल गए हो? डॉपलर्स इफेक्ट। ओके, वही था कि लाइक आई थिंक डिस्टेंस बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी पे कम होती है। डिस्टेंस बढ़ता है। लाइक फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, बेसिकली स्पीड से रिलेटेड होता है। सही है। सो हम चलो डॉपलर्स इफेक्ट के मैं बारे में लिख देता हूँ। सो डॉपलर्स इफेक्ट इज गोइंग टू बी द, ओके, द चेंज इन द apparent frequency due to the relative motion of source and observer। ओके, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अब यहाँ पे इसको रिलेट करते हैं, दिस इज ए जनरलाइज डेफिनेशन, राइट। अब यहाँ पे हम इसको रिलेट करते हैं। सो वी आर लाइक वी आर द ऑब्जर्वर एंड वी आर ऑन द अर्थ। ओके, सो ऑब्जर्वर्स जो है वो अर्थ पे, ओके। सो ऑब्जर्वर्स ऑन द अर्थ, ओके, एंड वी आर ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी स्टार्स, ओके। ऑब्जर्वेंट जो है वो स्टार्स है, ओके। एंड जो जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बेसिकली द लाइट इज गोइंग टू बी व्हाट वी आर कंसिडरिंग, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, ओके। लाइट फ्रॉम द स्टार्स इज बीइंग, कम ऑन, इज बीइंग ऑब्जर्व, ओके। सो ये मेरे पास जो है
हमने इसको लाइट को ऑब्जर्व करना है, राइट, साउंड को ऑब्जर्व नहीं करना है, राइट। अच्छा, लाइट को साउंड को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते थे भाई, हम साउंड को सीआरओ पे ले लेते थे, राइट, मतलब हम सीआरओ स्क्रीन पे हम देख लेते थे साउंड किस तरह से आ रहा है, शिफ्टेड आ रहा है नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, राइट, हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते थे, राइट। बट इन द केस ऑफ लाइट, हम उसको हम उसको जो है ना, उसका स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, ओके। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जो है ना, ओके, द the spectrum of the observed light, the spectrum of the observed light is taken, okay, and it is compared against the actual light of stationary source, okay। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना शिफ्ट है, उससे हम रिलेट करके निकाल सकते हैं कितनी मूवमेंट है, राइट। So this is how we observe the far away objects, right? हम उसका डॉपलर शिफ्ट ले लेते हैं, right? अच्छा, तुम्हें तुम्हें ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पहले तो हम कॉन्सेप्ट ले लें। अच्छा, हम अज्यूम करते हैं कि वी आर ऑन द अर्थ एंड वी अज्यूम दैट वी आर नॉट मूविंग, राइट। We assume that, okay, although we are moving around the sun, okay, and we and the sun both are moving along some other big star, right, or some other thing, right, वो उसके around revolve करे पूरा solar system, right, but we assume ourselves to be stationary in this hmm, in this space, okay। So हम ये assume करते हैं कि भाई observer are stationary on the earth, स्टेशनरी, सही है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, तो उसके रिस्पेक्ट से हमारी जो स्मॉल मूवमेंट है वो इतना कोई वो क्या आप कहते हैं आपका इफेक्ट नहीं रखती, राइट, तो इस वजह से हम उसको इग्नोर कर देते हैं, सही है। एंड अगर तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है एंड अगर सोर्स लाइट एमिटिंग सोर्स है, इफ द सोर्स इज मूविंग अवे, दीज आर द टू पॉसिबल केसेस, ओके। सोर्स सोर्स से मतलब है लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट, ओके, जो स्टार है, ओके, सोर्स बोले तो स्टार, सही। सोर्स इज moving away, this is one case, right, and the source is toward moving away from the observer, okay, from the observer, okay, and source is moving toward from the observer, toward the observer लिख देते हैं, toward the observer, okay। Source is moving toward the observer and source is moving away from the observer, okay। So if the source is moving away from the observer, सही है, so उस केस के अंदर आप क्या करते थे, the observed frequency is smaller than the actual frequency, right? Observed frequency will be smaller and wavelength will be
will be greater. Okay, this is the concept. Okay, wavelength larger होगी, और अगर तो वो अवे जा रहा होगा, right, and if it's moving upward, then the observed frequency will be will be larger, and wavelength will be shorter. Shorter. Okay, this is the case. Okay, so अब जो भी आप वेवलेंथ ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपको एक्चुअल से शिफ्टेड मालूम होगी, राइट। सो ये हमारे पास डॉपलर्स इफेक्ट होता है, राइट। साउंड के अंदर अब लेट्स से अगर जो है ना आप खड़े हो रोड पे, राइट, एंड इफ समथिंग इज मूविंग टूवर्ड यू, देन यू विल फील कि साउंड जो है बहुत ज़्यादा श्रिल हो गया, राइट, बहुत ज़्यादा श्रिल आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, राइट। के और जैसे कि तुम इमेजिन करो कि एरोप्लेन है वो तुमसे करीब आ रहा है, राइट, तुम्हारे करीब आ रहा है। सो इट फील लाइक द इट साउंड्स लाइक द श्रिल वॉइस। ओके, एंड अगर वो तुमसे दूर जा रहा होगा तो आवाज़ फेड होती रहेगी, राइट। सो वो इसका मतलब है कि भाई आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है, राइट। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को लाइट के अंदर देखें कि भाई इफ़ समथिंग इज़ मूविंग अवे फ्रॉम अस, तो इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा हमें दिखाई देगी। जो एक्चुअल वेवलेंथ वो इमिट कर रहा है उससे ज़्यादा वेवलेंथ हमें दिखाई देगी। लेट्स से वो उसका कोई स्ट्रॉन्ग इमिटिंग रीजन है, वो लेट्स से ब्लू लाइट है, ओके, और ब्लू लाइट की 400 की वेवलेंथ है, सही है। तो हमें जो वो अपेयर होगा वो चूंकि अवे मूव कर रहा है और वेवलेंथ ज़्यादा दिखाई देगी, सो 400 से लेट से 420 430 फील होगा, हमें 440 फील होगा, राइट। सो ये हमें डिफरेंस दिखाई देगा। ओके, मैं इसका तुम्हें जो है ना वो दिखाता हूँ, एक पिक्चर दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। सो अब मेरे पास देखो दो केसेस हैं, सही है। तुम जरा इस पिक्चर को देखो। अब हम इसके लिए चूंकि लाइट को ऑब्जर्व करें तो लाइट को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम पे लेंगे, राइट। एंड क्योंकि जो स्टार से लाइट एमिट हो रही है, तो बेसिकली क्योंकि स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, राइट, और दूसरी गैसेस होती हैं, तो उनका आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, राइट। यू कैन सी दैट कुछ लाइंस मिसिंग है, राइट। सो दीज मिसिंग लाइन एक्चुअली कॉरस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन ऑफ दैट स्टार। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है। और हमने कॉम्पोजिशन के बारे में लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर थोड़ा बहुत चीज़ें देखी थी, राइट, हम ऑल दो हाइड्रोजन के बारे में देख रहे थे, राइट। सो अब यहाँ पे तुम देखो कि over here the first is the light source from the laboratory, okay, light source in the laboratory, right, कि हमने जो है ना लाइट को रखा और एक स्पेसिफिक हाइड्रोजन या किसी के थ्रू पास किया और हमारे पास ये स्पेक्ट्रम बन रहा है, राइट। एंड फिर उसके बाद हमने एक फार अवे गैलेक्सी को हमने ऑब्जर्व किया, उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होंगे, राइट। तो उससे जो लाइट एमिट हो रही थी हमने उसको ऑब्जर्व किया, राइट। सो यू कैन सी दैट कि ये वाली जो लाइन आ रही है जो लैब में हमें यहाँ पे मिल रही थी, दैट इज एक्चुअली शिफ्टेड टूवर्ड्स रेड, ओके, तो यहाँ पे बन रही है, राइट। एंड every lines are shifted to the left, okay, towards the red portion, okay. So this is what we call the red shift. Okay, red shift means when something when light is shifted toward the red portion or toward the higher wavelength. Okay, अब देखो ये अगर ब्लू लाइट है, सो ये ब्लू लाइट जब यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है तो हमें ये भी लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड दिख रही है, ऑल्दो इट्स इन द ब्लू पोर्शन, बट वी से कि भाई ये रेड शिफ्ट है। ओके, रेड शिफ्ट मीन इफ समथिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, ओके, सो इट विल गिव यू अ ग्रेटर वेवलेंथ, ओके, और वो ग्रेटर वेवलेंथ तुम्हें रेड शिफ्ट की फॉर्म में दिखेगा। ओके, एंड ये दूसरा केस है हमारे पास, राइट, ये भी वही चीज़ है, सही है, कि इसके अंदर जो है आपके पास फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी एंड फ्रॉम द सन, सही है। तो तुम्हारे पास जो है थोड़ा सा शिफ्ट तुम्हें दिख रहा है, सही है, थोड़ा सा शिफ्ट तुम्हें दिख रहा है, एंड तुम्हारे पास इस तरह से ऑब्जर्वेशन आ रही है, खैर सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना हम इसको बेसिकली कह रहे होते हैं कि भाई दिस इज द डॉपलर शिफ्ट, राइट। अब अगर तो कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है तो उसको हम कहते हैं भाई रेड शिफ्ट है, रेड शिफ्टेड है, सही है।
रेड शिफ्ट। ओके, सो रेड शिफ्ट का मतलब ये है कि भाई इफ समथिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, राइट, और उस चीज़ को हम रेड शिफ्ट कह रहे होते हैं। सो व्हेन a star or galaxy is moving away from us, away from the observer, सही है, away from the observer, and हम उसके अंदर ये कह सकते हैं then the observed wavelength will be greater than the actual wavelength। ओके, सो ये हमारे पास सिंपल से रेड शिफ्ट का केस है, और रेड शिफ्ट में आपको ये पता चल जाता है कि भाई द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, राइट। एंड दूसरी चीज़ आपके पास है कि ब्लू शिफ्ट। ओके, सो उसके अंदर आपके पास ये होगा कि इफ समथिंग इज मूविंग टुवर्ड यू, राइट। एक मिनट, सो इसको हम चेंज करके अगर हम कर दें ब्लू शिफ्ट, तो उसके अंदर व्हेन द स्टार इज गैलेक्सी मूविंग टुवर्ड टुवर्ड the observer, then the observed wavelength will be smaller than the actual wavelength, right, और ये आपके पास जो होगा वो ब्लू शिफ्ट होगा, right। so ब्लू शिफ्ट, ओके। एंड टॉप वाला जो है वो रेड शिफ्ट है। ब्लू शिफ्ट आपको अच्छा, हमारे पास जो स्पेस के अंदर हमारे पास जो यूनिवर्स है, वी हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ stars and galaxies that are blue shifted, which mean that are moving toward us, and maximum number of stars and galaxies are moving away from us, which mean they are red shifted। okay, so हम ये कहते हैं कि भाई more galaxies sees and stars are red shifted, come on, hmm shifted, then blue shift, yeah, red shifted in the universe। okay, and if they're red shifted, this means they're moving away from the observer, they're moving away from us। so if we move back in time, so वो पीछे चले जाएंगे, एंड इफ वी कीप ऑन मूविंग बैक इन टाइम, सो दे विल कीप ऑन गेटिंग टुगेदर, एंड व्हेन वी जस्ट कम टू दैट टाइम, or just come to the starting or the beginning of the time, so they will all appear to be at the same point, and this is how, like, the red shift is something that can explain the बिग बैंग थ्योरी, और दैट कैन यस, लाइक उसका एक रीजन हमारे पास बन जाता है। ओके, सो इफ वी गो बैक इन टाइम, so the galaxies are appear to be
receding from the same point. Okay, so this is how you can say that कि भाई आपके पास जो है there was a big bang. Okay, but खैर, so आपको बस ये पता होना चाहिए whether there was a big bang or no big bang or something else. There should be a creator who created everything. Okay, that's it. ये आपको पता होना चाहिए. खैर यहाँ तक हमारे पास चीज़ हो गई, सही है। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमने, अगर हम इसके क्या बोलते हैं फार्मूला को रिलेट करें। हमारे पास जो ब्लू शिफ्ट का फार्मूला और रेड शिफ्ट का फार्मूला है, वो हम, अच्छा, पुराना वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज़ ओनली फॉर साउंड। लाइट के लिए हम वो यूज़ नहीं कर सकते। लाइट के लिए हम यूज़ करते हैं, वी से डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा एफ ओवर एफ, okay, is equals to um, z, okay, which is the Doppler shift, okay, and that is basically equal to v over c, where v is the recessional speed of the galaxy, okay, or of the star, okay. So this is the recessional speed of the star or galaxy, okay, and this is the speed of light, जो कि आपको पता है, वैल्यू पता है, 3 exponent 8, okay, meter per second. सही हो गया। And this delta lambda is going to be the change in the wavelength, right? Like if if you look at this picture, so let's say कि भाई ये वाली wavelength है आपके पास um, 590, okay, and let's say जो इसी की जो shifted wavelength है वो let's say 610 है, okay. So when you subtract the two wavelength, you'll get the delta lambda, okay, and divide that by the actual wavelength that you have, which is 590, and उससे आपके पास आंसर आएगा, right? ये आपके पास जो है ये आपके पास जो है कुछ चीज़ें हमारे पास थी, राइट। अब उसके बाद अब एक चीज़ हमारे पास बची है, वो भी हम नहीं करते, वो हम कल की क्लास में करेंगे, एंड दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद डिस्टेंसेस, ओके। सो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ओके। ये हमने कल करना है, एंड देन थोड़ी सी चीज़ें 5-7 मिनट के अंदर विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ओके। चलिए, बस अब आज की कहानी इधर रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे, ओके। चलिए, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।